नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम रीड लेवल फर्स्ट का पर्यावरण का टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित 121 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न जो हैं ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अच्छी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, रीड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एक शेयर अपने मित्रों में ज़रूर करें। ठीक है, इस वीडियो से आपके 2 से 3 प्रश्न जो है रीड में ज़रूर आएंगे, ये मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, देखिए अगर हम स्टार्टिंग करें, पर्यावरण की बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण में कितनी सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। जैसे कि ईवीएस है आपका, है ना, जीके आ जाता है, पॉलिटी आ जाती है, उसके बाद जियोग्राफी है, भारत की परंपराएं हैं, बायोलॉजी है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत समाहित रहती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत समाहित रहती हैं। देखिए पर्यावरण होता क्या है? जो हमारे चारों ओर से जो हमें घेरे हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हमें ढके हुए हैं, वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली तो बात कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, तो अपने हाथ से नोट्स बनाया करें, सबसे पहली बात। और ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप को कम न समझे कभी भी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हाँ जी 16 लाख लोगों ने रीट का फार्म भरा है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये जो वीडियो है पर्यावरण की, चाहे आप सी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की करते हैं, रीट की करते हैं, पी टेट की करते हैं, तो पर्यावरण का जहाँ भी टॉपिक आएगा उसमें ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इनको हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पर्यावरण किससे मिलकर बना है? तो देखिए पर्यावरण जो होता है वह सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर बना है। देखिए एक चीज़, ये जो वीडियो है आपकी ये वाली, इसके अंतर्गत मैंने लिया है भारत की जो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात, जो पर्यावरण की डिटेल है उसके बारे में, और पर्यावरण से संबंधित जितने आंदोलन हुए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो इसमें रखे गए हैं। ज़बरदस्त वीडियो है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो पर्यावरण जो होता है वो सजीव और निर्जीव से मिलकर बना होता है। सजीव का क्या मतलब होता है? जिसमें जैविक घटक हों, जैविक घटक शामिल हों। निर्जीव का मतलब है जिसमें अजैविक घटक शामिल हो। आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, जैविक घटक, अजैविक घटक? तो इसको हम डिटेल में करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। यानी जिनमें जान होती है, जो सांस ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जीव जंतु हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं? सजीवों में या जैविक घटक में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें निर्जीवों की या अजैविक घटक की, तो इसके अंतर्गत जैसे कि तापमान है, मृदा है, आर्द्रता है, ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित हो जाती हैं। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो अभी हमने बात की, वनस्पति है यानी कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंतु हैं, जीव जंतु हैं, अपघटक हैं, बाद में बात करेंगे अपघटक होता क्या है। ठीक है, आप सब जानते हैं। उसके बाद है कि सूक्ष्म जीव है, ठीक है, और साथ ही साथ मनुष्य आदि जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होती है? जैविक घटक में शामिल होती है, जिनमें जान होती है। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? तो शॉर्टकट पे देखें तो परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण। हमने भी बात की ना एनवायरनमेंट की, चारों ओर से घिरा आवरण। अच्छा, ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इन्वायरन शब्द से। इन्वायरन शब्द से उत्पत्ति हुई है। इन्वायरन का मतलब ही क्या होता है कि चारों तरफ। ठीक है, और ये एक जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा? इन्वायरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? अजैविक घटक की बात करें तो देखिए आपके हो गया महासागर है, महाद्वीप हैं,
मरुस्थल है, पहाड़ है, मैदान है, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान नहीं होती है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अजैविक घटक में आ जाते हैं। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, सीटेट में, पीटेट में, रीट में, आपके आरपीएससी की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको डिटेल में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास के जो बेल आइकन है उसको जरूर जो है प्रेस करिएगा, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए, पर्यावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी कि एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रोस ने कहा था। ठीक है, रोस का कथन है। फिर आता है जी पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, मैं कुछ प्रश्नों को रिपीट करूंगी। क्यों करूंगी? उसका कारण है कि परीक्षाओं में अलग अलग उनको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये प्रश्न तो पहले पूछा गया है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जो है पूछा गया है। पर्यावरण के तत्व क्या हैं? देखिए, पर्यावरण के तत्व हैं जैविक घटक, अजैविक घटक प्लस वातावरण। ठीक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, नॉन बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और साथ में कौन सा आ गया आपके? एनवायरमेंट, वातावरण। ये सभी जो है पर्यावरण के जो है आपके तत्व हैं, घटक हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कट गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? कौन बदलता है? अपघटक बदलता है। देखिए, अपघटक क्या होता है? जो चीजों को नष्ट करता है। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने कोई चीज खाई, बच्चे ने कोई चीज खाई, वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो आपको कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो चीज वहां पड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो मृदा के रूप में बदल जाएगी। और कौन बदलेगा? ये अपघटक ही बदलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल का है? 29% जो भाग है पृथ्वी का वो स्थल मंडल है। ठीक है, 100 में से आप जब 29 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 71%। और ये क्या हो जाएगा? ये जलमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो स्थल मंडल जो है 29% है। देखिए, स्थल मंडल क्या होता है? यहां पर जीवन संभव होता है। ठीक है, स्थल, पृथ्वी, पहाड़, चट्टानें, जहां पर मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पठार है, मृदा है, खनिज है, ये सब शामिल हों। ठीक है, तो देखिए, जीवों को स्थल मंडल 2 प्रकार से हेल्प देता है। कैसे? एक तो जीवों को रहने की सुविधा देता है। आप कहाँ रहते हैं? आप स्थल मंडल पे रहते हैं, आप पृथ्वी पर रहते हैं। तो दूसरी तरफ जीव चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, दोनों ही जो हैं कहाँ पर रहते हैं? स्थल मंडल पर। ठीक है, अगला है अपघटक किस श्रेणी के हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपघटक जो होते हैं जैविक घटक होते हैं, मतलब जिनमें जान होती है। देखिए, जान होगी, सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्या करते हैं? किसी चीज को अपघटक में जब चेंज करते हैं, जैविक घटक को अजैविक में चेंज करते हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उनको खाकर मृदा के रूप में बदल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनमें जान हुई। अगर जान हुई तो वो क्या है? जैविक घटक। अगला है पृथ्वी पर जलमंडल है। तो पृथ्वी पर जलमंडल जो है 71% है, पहले बात की है मैंने। देखिए, पृथ्वी पर जलमंडल है। अब जलमंडल जो है ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका धरातल है पृथ्वी का। एक तो ये जल है,
नदी, महासागर के रूप में, सागर के रूप में, तालाब के रूप में। एक तो ये जलमंडल का हिस्सा होगा, और एक जो पृथ्वी के नीचे जल है यानी कि जो भूमिगत जल है, ये दोनों ही जल किसके अंतर्गत शामिल होंगे? इस 71% के अंतर्गत शामिल होंगे। किसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है? आज हम भाग भाग कर नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। किसे जलीय गोलार्ध कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। तो देखिए जलीय गोलार्ध किसे कहते हैं? दक्षिण गोलार्ध को कहते हैं। देखिए ये आपकी पृथ्वी है ना, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये क्या हो गया? दक्षिण गोलार्ध हो गया। इसे जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जल जो होता है बर्फ के रूप में ज्यादा विद्यमान है, किसकी बजाय? उत्तरी गोलार्ध की बजाय। तो यहाँ पर कितने % जो है जल है? टोटल हमारे जलमंडल में 71% जल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इस हिस्से में कितना जल है इस 70% का, वो आगे देखते हैं। जलमंडल में शामिल है, जलमंडल की बात करें, स्थलमंडल हम पढ़ चुके हैं। अब आ गया जलमंडल। जलमंडल यानी कि महासागर हैं, झीलें हैं, बांध हैं, नदियां हैं, हिमनद हैं, स्थल के नीचे वाला जो जल है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं? जलमंडल के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की मुख्य गैसें कौन सी हैं? ये भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर मुख्य गैसों की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन है सबसे मेन, क्योंकि अगर हम सांस ले पा रहे हैं, हम जी रहे हैं, किसकी बदौलत? ऑक्सीजन की बदौलत। तो सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि जो है आपके 78.8% है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों जो गैसें हैं ये वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड होता तो बहुत कम मात्रा में है, आपके 0.036% ही होता है, लेकिन ये जो आपके पेड़ पौधे हैं उनके लिए, उनके जीने के लिए जो है महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये तीनों गैसें महत्वपूर्ण है वायुमंडल के लिए, ठीक है। हम वायुमंडल के बिना जो है जीने की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप? ऑक्सीजन के बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं जी पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं जी पाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, यानी कि वायुमंडल में ये गैसें जरूरी हैं। अगला है पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी पर गैसें थीं। तो देखिए ये करोड़ों अरबों सालों पहले की बात पूछ रहा है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी पर कौन सी गैसें थी जो कि अधिकतर यानी कि मुख्य गैसें थी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके बाद था हीलियम और उसके बाद हाइड्रोजन। फिर बाद में जैसे जैसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जो है जीवन संभव होने लगा तो पेड़ पौधों जो है उनकी उत्पत्ति हुई, तो धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लग गई। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है? अभी हमने बात की 78.8% है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन देखिए कितना % है? 21% है। और अगर आप इसको पूरा सही तरीके से देखें तो 20.95% है, ठीक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78.8% है। वायुमंडल में ऑर्गन जो है वो है 0.93%, ठीक है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड हम अभी बात की है हमने कि 0.036% है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण की संरचना का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर होता है? देखिए वर्गों का पूछा है, यानी कि एक तो हो गया स्थल मंडल, एक हो गया जलमंडल, एक हो गया वायुमंडल और एक हो गया जैवमंडल, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन चारों से मिलकर ही पर्यावरण की संरचना हुई है। आप एक चीज को भी अगर इसमें से माइनस कर दें तो हम पृथ्वी पर जीवन को संभव नहीं सोच सकते। स्थलमंडल नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? अगर जलमंडल नहीं है तो भी हम नहीं जी सकते, वायु नहीं है तो भी हम नहीं जी सकते, बायोस्फीयर नहीं है यानी कि इन तीनों का संगम नहीं है तो फिर भी हम नहीं जी सकते। तो पर्यावरण की संरचना के लिए ये चारों चीजें जरूरी हैं। अगला है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन सी है? बार बार
देखिए प्रश्न ये पूछा गया है, लेकिन ये घुमा पहले पूछा था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। अब हमने पूछा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है 78.8%। पानी और मृदा है, अब ये क्या है, ये जैविक है कि अजैविक है, तो सोच के देखिए, पानी में जीवन है मतलब सांस लेता है, मृदा सांस लेती है नहीं लेती, तो क्या है, अजैविक। वायुमंडल में दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी गैस जो है ऑक्सीजन है, क्योंकि 20.95% है, यानी कि 21% के लगभग जो है ऑक्सीजन है वायुमंडल में, इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। अगला है कि पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल जल वायु मंडल तीनों सम्मिलित होते हैं, ये कहलाता है जैवमंडल। देखिए अगर आप ये माने कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल है, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर आकाश है, यानी कि यहाँ पर हवा है, तो इन तीनों का संगम जहाँ पर होगा वो क्या होगा, जैवमंडल होगा। ठीक है, स्थल जल और वायुमंडल तीनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। देखिए इंसान जो है वो जैवमंडल में ही रह सकता है, एक भी आप चीज हटा देंगे इन तीनों में से, कौन सी, वायुमंडल से वायुमंडल हटा दें या जलमंडल हटा दें या पृथ्वी यानी कि स्थल मंडल हटा दें, तो क्या होगा, जैवमंडल की कल्पना नहीं की जा सकेगी, और ये नहीं की जा सकेगी तो इंसान भी नहीं जी पाएगा। चलिए, वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय या निष्क्रिय गैस कौन सी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, निष्क्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस कौन सी है, तो कौन सी है भाई, आर्गन। कितने परसेंट होती है, 0.93%। वनस्पति व जंतु को नष्ट कौन करता है, अभी हमने पहले एक प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न देखा था कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलता है, कौन बदलता है, अपघटक बदलता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृदा वगैरह में बदलते हैं किसी चीज को खाकर, मतलब जो चीजों को नष्ट करता है वो अपघटक है। ठीक है, देखिए जब कोई वनस्पति खत्म हो जाती है या जंतु जो है वो मर जाता है, तो मरने के बाद वो पृथ्वी पर पड़ा है, तो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव क्या कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं, और जो उसके छोटे मोटे कण होते हैं उसको किस में बदल देते हैं, यानी कि मृदा में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन से हैं, तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। अभी यही प्रश्न हमने दूसरे रूप में ये क्या लिया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण की संरचना का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर होता है। बढ़िया बढ़िया से शब्दों का प्रयोग करके आपको रिझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, और वहां जब हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते तो हमारा उत्तर जो होता है वो गलत हो जाता है। बहुत आसान शब्दों में तो पूछ लिया भी पर्यावरण के घटक कौन से हैं, और थोड़ा सा घुमा कर दे दिया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण की संरचना का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर होता है। प्रश्न एक ही है और उत्तर एक ही है, प्रश्न घुमाकर पूछा गया है तो इसीलिए मैंने इसको लिया कि दोनों ही प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए घटक है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलमंडल कितना है भाई, 71%। जलमंडल का सर्वाधिक 81% भाग किस गोलार्ध में पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, हमने बात की थी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। साउथ में जो है ज़्यादा आप कह सकते हैं जलीय गोलार्ध इसको कहा जाता है। जल देखिए अब जो टोटल 71% है, 71% का जो 81% है वो कहाँ पाया जाता है, साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में। 71% का सर्वाधिक 81% जो जल होता है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता है, अब हम कुछ देखिए उसको लेंगे, आपके आंदोलन को लेंगे, ठीक है, और जो आंदोलन बार बार पूछे जाते हैं वही लेंगे। बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता जाम्भोजी हैं, मतलब संत जाम्भोजी हैं, या गुरु जम्भेश्वर हैं। बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और देखिए उसके बाद है पर्यावरण प्रेमी पंथ भारत में कौन सा है। पर्यावरण प्रेमी पंथ जो है बिश्नोई संप्रदाय है। देखिए बिश्नोई संप्रदाय वैसे तो देखा जाए तो विष्णु भगवान को आधार मानकर, मतलब विष्णु भगवान का जो है आपके
अवतार मानकर इसकी जो है संरचना की गई थी, लेकिन इसमें 20+9 नियम होने के कारण इसका नाम बिश्नोई जो है वो मानते हैं। ठीक है, यानी कि 20+9, नोई 20+9 यानी कि बिश्नोई। ठीक है, अगला है अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? अपिको आंदोलन जो है इसके प्रणेता है श्री पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े किसके प्रणेता है? अपिको आंदोलन के। देखिए, चिपको आंदोलन है, अपिको आंदोलन है, आपके जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन है, फिर बंबई बचाओ आंदोलन है, पानी रोको आंदोलन है। ये प्रश्न बार 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 पूछे जाते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है अपिको आंदोलन। ठीक है, तो प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। फिर है अपिको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ से आप साउथ मान लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ मान लेते हैं इंडिया। यहाँ से कौन संबंधित है? अपिको आंदोलन संबंधित है। नॉर्थ से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन। तो आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, चिपको तो नॉर्थ से संबंधित है, अपिको जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। साइलेंट घाटी यानी कि शांत घाटी, ठीक है, आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? ये हुआ था 1973 में। ठीक है, 1973 में साइलेंट घाटी आंदोलन शुरू हुआ था। अपिको आंदोलन का नारा क्या है? अपिको आंदोलन का नारा है बचाओ बेले सू मत्तू बलिसु। क्योंकि देखिए दक्षिण में हुआ था तो ये भाषा तो हमको समझ आएगी नहीं, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित है। अपिको आंदोलन भी पर्यावरण से संबंधित है, चिपको आंदोलन भी पर्यावरण से संबंधित है। देखिए, चिपको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां के लोग क्या करते थे, जब कोई पेड़ काटने के लिए आता था तो पेड़ों से चिपक जाते थे, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन पड़ गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री चंडी प्रसाद। ठीक है, देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता या जनक कह दीजिए कौन थे? श्री चंडी प्रसाद भट्ट। और हमने अपिको आंदोलन के प्रणेता देखे कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े। 1983 में अपिको की शुरुआत हुई थी, है ना। और चिपको जो है इसके जनक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। फिर है चिपको आंदोलन में सहायक कौन थे? तो ये सहायक काफी महत्वपूर्ण है। इनमें नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, गोविंद रावत से, गोरा देवी से, तीनों से ही जो प्रश्न है पूछा जाता है। तो देखिए, चिपको आंदोलन के जो सहायक थे वो थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद रावत और गोरा देवी। ठीक है, ये तीनों कौन थे? चिपको आंदोलन के सहायक थे। अगला है श्री सुंदरलाल बहुगुणा व गोरा देवी का संबंध किससे है? तो प्रश्न देखिए वही है, पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैंने इसको रखा है। सुंदरलाल बहुगुणा गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। और फिर आता है चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो ये देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर गांव और रेणी गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये रेणी ऐसे लिखा जाएगा आपके, रेणी। ठीक है, उत्तराखंड। पहले देखिए, जब ये आंदोलन हुआ था 1970 के दशक में, उस समय ये जो चमोली जिला था ये किसका भाग था? यूपी का भाग था। बाद में ये उत्तराखंड का भाग बना है, इसलिए अब हम नाम लेंगे उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर गांव और रेणी गांव से शुरू हुआ था। दरअसल क्या हुआ था कि जो रेणी गांव था वहां पर 27 जो है महिलाएं, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किसके लिए? वृक्षों को बचाने के लिए। 2400 से ज्यादा पेड़ थे वहां पर और रेणी गांव में। और इन पेड़ों को काटने के लिए जब आए लोग, तो ये रेणी गांव की जो महिलाएं थी, 27 महिलाएं, वो पेड़ों से जिस पेड़ को काटने जाते उससे चिपक जाती और बाद में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उनको मार दिया गया था 27 महिलाओं को। ठीक है, तो यहां से ये शुरुआत हुई थी किसकी? चिपको आंदोलन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? अपिको आंदोलन जो है ये संबंधित है आपके पर्यावरण से।
अगला है अपिको आंदोलन संबंधित है, तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। अभी हमने बात की थी अपिको आंदोलन जो है, अपिको आंदोलन जो है ये उत्तर भारत से नहीं आएगा, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर भारत से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तर भारत से संबंधित है, अपिको आंदोलन दक्षिण भारत से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ? ये हुआ था 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? तो 1972-73 नाम आता है। ठीक है, 1973 आ जाए तो भी सही है, 1972 आ जाए तो भी सही है, और इस प्रकार से लिखा आ जाए तो भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है? टिहरी बांध आंदोलन के जनक हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से भी जुड़े रहे। साइलेंट घाटी आंदोलन यानी कि जो शांत घाटी का जो आंदोलन है वो किस स्थान पर हुआ? तो ये केरल का जो कुंती पुंज नदी है, केरल की कुंती पुंज जो नदी है वहां पर हुआ था। ठीक है, और यहीं पर कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना भी है। याद रखिएगा, ये जो कुंती पुंज नदी है यहाँ पर कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना भी है, जिसको प्रश्न जिसको जो है पूछा जाता है। कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कुंती पुंज नदी पर है। वो कहाँ पर है? अभी केरल में। चलिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये पड़ता है पालक्काड जिला, केरल में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अपिको आंदोलन की बात करें तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ये पूछा जाता है चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है, और अपिको का भी पूछा जाता है तो ये कर्नाटक से संबंधित है। 1987 का सम्यक जीविका पुरस्कार किसको दिया गया था? चिपको आंदोलन को दिया गया था। अपिको आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से संबंधित है अपिको आंदोलन। ठीक है, कौन सा एरिया बन गया भाई? ये यहाँ पर आ जाता है कर्नाटक, यहाँ पर उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से संबंधित है अपिको आंदोलन। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, या फिर आप कह लीजिए जनक कौन है? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, मेधा पाटेकर। किस आंदोलन की शुरुआत जो है 1989 यानी कि 1989 में शुरुआत हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। फिर है नर्मदा नदी पर बनाई जा रही जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, उससे संबंधित आंदोलन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, कहीं ना कहीं आप जब बहुउद्देशीय अलग अलग उद्देश्य लेकर किसी भी बांध परियोजना को बनाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कोई ना कोई जो है आंदोलन खड़ा होता है, क्योंकि उससे नदी को नुकसान तो होता ही है। ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी नुकसान होता है। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बहुउद्देशीय बांध परियोजना से संबंधित है। इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, अगर पढ़ना हो तो गूगल पर देख लीजिएगा भी क्यों नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? ये है भारत के जल पुरुष आपके राजेंद्र सिंह। मिट्टी बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे। किस राज्य से संबंधित है? तो होशंगाबाद से संबंधित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो है वो अभी हाल ही में हुई है, कोरोना संक्रमण की वजह से। ठीक है, ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते थे। 1970 के दशक में इन्होंने जो है आंदोलन चलाया, और जिसने पूरे देश में अपना प्रभाव छोड़ा। कौन से आंदोलन ने? चिपको आंदोलन ने। ठीक है, और अब इनकी डेथ जो हुई है वो 94 ईयर के थे जब इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है। इसके सहायक कौन है नर्मदा बचाओ के? तो एक तो है मेधा पाटेकर, अरुंधति राय हैं, बाबा आमटे हैं और अनिल पटेल हैं। ठीक है, मेधा पाटेकर ने तो शुरुआत की थी, और इसके सहायक है अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। पानी रोको आंदोलन के प्रणेता कौन है? पानी रोको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह हैं, जिनको भारत का जल पुरुष भी कहते हैं।
मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है मेधा पाटेकर का। पानी रोको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है पानी रोको आंदोलन। अच्छा, किसने मतलब कौन संबंधित है? यहाँ इसके जनक कौन है? राजेंद्र सिंह। फिर है गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है? गंगा मुक्ति जो आंदोलन था उसके प्रणेता थे अनिल प्रकाश। ठीक है। फिर आता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया, ये 1987 में दिया गया था, वही है जिसका नाम हमने पहले लिया था, कौन सा? सम्यक जीविका पुरस्कार। यह लाइट लाइवलीहुड अवार्ड ये चिपको आंदोलन को दिया गया था 1987 में। बंबई बचाओ आंदोलन से संबंधित है बंबई समिति। ठीक है, और ये नाम से पता लग रहा है ये बंबई महाराष्ट्र से संबंधित है ये आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1980 में जो है जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार झारखंड दोनों से संबंधित है जंगल बचाओ आंदोलन। अगर आ जाए झारखंड ऑप्शन में तो झारखंड सही है, बिहार आ जाए झारखंड नहीं है तो बिहार सही है, दोनों आ जाए एक साथ तो ये दोनों का ही नाम आ जाएगा। जंगल बचाओ आंदोलन संबंधित है झारखंड से, मेनली झारखंड से है लेकिन बिहार भी आता है। ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित आंदोलन कौन सा है? सिंहभूम क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड। तो झारखंड से या सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित आंदोलन कौन सा है? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? भाई पर्यावरण से संबंधित है, नाम से पता लग रहा है। जंगल बचाओ आंदोलन किन वृक्षों से संबंधित है? तो साल वृक्ष और सागौन के वृक्ष से संबंधित है। देखिए साल वृक्षों को काट के यहाँ पर सागौन के वृक्ष लगाए जा रहे थे जिसके लिए ये जो है आंदोलन हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ? 9 जनवरी 1927 को। कहाँ पर हुआ? यूपी के मरोड़ा नामक स्थान पर। सॉरी यूपी नहीं आएगा, उत्तराखंड आएगा। ठीक है, उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ 9 जनवरी 1927 को। फिर आता है बाबा आमटे पर्यावरण के किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रहे हैं। गंगा मुक्ति आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गंगा मुक्ति जो आंदोलन है ये भागलपुर बिहार से संबंधित है। देवों की भूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि। फिर आता है विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए सुंदरलाल बहुगुणा। बाघ परियोजना किस सरकार से संबंधित है? केंद्र सरकार की योजना है। बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? कोई भी परियोजना बनेगी उनको बचाने के लिए बनेगी तो उनको बचाना। ठीक है, बाघों को बचाना। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973। और देखिए अगर 1973 नहीं है ऑप्शन में 1972 है तो ये भी सही होगा। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है? 2967 है। देखिए 2020 में क्या हुआ है, 50 बाघ और जुड़ गए हैं। लेकिन अगर आपसे 2018 की रिपोर्ट पूछता है तो आप ये बताएंगे, टोटल संख्या पूछता है तो आप +50 कर देंगे। ठीक है। गिद्ध संरक्षण योजना। अच्छा एक चीज और देखिए, भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं। भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं। अगला है गिद्ध संरक्षण योजना जिसको कहते हैं वल्चर कंजर्वेशन प्लान। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या रहा सब जानते हैं आप लोग। पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफेनिक दवा थी उससे हुआ था। देखिए जब बीमार होते थे पशु तो उनको ये दवा दे दी जाती थी और जब वो मर जाते थे तो उनको फेंक दिया जाता था और गिद्ध आकर क्या है उन मरे हुए पशुओं को खाते थे। जब वो खाते थे तो डाइक्लोफेनिक जो दवा थी वो गिद्धों पर असर अपना छोड़ने लग गई और जो गिद्ध थे इनकी किडनी जो है ये खराब होने लगी, किडनी पर असर होने लगा और इस प्रकार से गिद्धों की समाप्ति होने लग गई। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। खास तौर पे नाम ले रीवा का। रीवा जो मध्य प्रदेश का है वहां पर सफेद बाघ मिलते हैं। कौन से बाघ मिलते हैं? सफेद बाघ कहाँ मिलते हैं? रीवा मध्य प्रदेश में मिलते हैं।
ठीक है। बघेलखंड जो है वहां पर भी आपको टाइगर मिल जाएंगे। तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर वनों की बात करें, वन भी वहां पर ज्यादा है। सोयाबीन की खेती भी मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। फिर आता है गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग और जो बॉम्बे जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इनके बीच में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? सन 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। अगला है कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू हुई? कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई थी। हाथी परियोजना कब व कहां से शुरू हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट। और ये जब शुरू हुई थी, ये भी देखिए परियोजना तभी लाई जाएगी जब सुधार करना हो। ठीक है। जब चीजें खत्म हो जाती हैं तब हम जागने लगते हैं। ठीक है। तो ये हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है 1992 में आया झारखंड में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है झारखंड के किस जिले से शुरू हुई? सिंहभूमि क्षेत्र से शुरू हुई थी। और ये केंद्र सरकार की परियोजना है। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को हाथी परियोजना की शुरुआत की। देखिए हाथी दांत की अधिक कीमत की वजह से क्या किया जाता है, हाथियों को मारा जा रहा था और इनको मारने की वजह से हाथी कम होने लग गए और ये फिर इस परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की 7 दिसंबर 1992 को। पर्यावरण का सफाई करता कौन है? गिद्ध जो है सफाई करता माने जाते हैं। इसको शोधन करता भी आप कह सकते हैं। केदारनाथ अभ्यारण्य है उत्तराखंड में। अगला है कस्तूरी मृग परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई? कस्तूरी जो मृग परियोजना है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से शुरू की गई। अगर आपसे पूछ ले भाई ये कहाँ मिलते हैं कस्तूरी मृग? केदारनाथ अभ्यारण्य में मिलते हैं। इन दोनों के सहयोग से की गई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। ठीक है। और कब शुरू की गई? तो 1970 को। IUCN कौन सी बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कस्तूरी मृग परियोजना के लिए कौन से अभ्यारण्य है? शिकारी देवी अभ्यारण्य है, हिमाचल में है ये, और बद्रीनाथ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। हंगुल है, हंगुल क्या है? एक हिरण है। भारत में यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का हिरण हंगुल कहाँ पाया जाता है? तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हंगुल के संरक्षण और प्रसार के लिए हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? 1970 में। 1970 में ही कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई और इसकी भी 1970 में ही की गई शुरुआत। हंगुल परियोजना किससे संबंधित है? ये यूरोपियन रेंडियर प्रजाति के हिरन से संबंधित है। एक प्रकार का हिरन होता है। ठीक है। हंगुल रेड पांडा, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत हुई 1996 से। देखिए इनकी कमी होती जा रही थी जनसंख्या के कारण। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ये 1996 में इसकी परियोजना की शुरुआत हुई। अगला है विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मा जानाइडू हिमाचल जंतु पार्क में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो लाल पांडा परियोजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पांडा योजना 1996 में शुरुआत की गई थी विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मा जानाइडू हिमाचल जंतु पार्क में। विश्व के दुर्लभ स्तनधारी थामिन के संरक्षण के लिए किस वर्ष मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी 1997 में, सॉरी 1977 में। कहाँ की गई? मणिपुर में। रेड पांडा को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? कैट बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैट बियर। लोकटक झील है, लोकटक झील मणिपुर में है। अगला है लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाने वाला दुर्लभ जीव कौन सा है? तो लोकटक झील जो है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाने वाला दुर्लभ जीव जो है वो थामिन है। ऑलिव रिडले क्या है? ऑलिव रिडले जो है एक कछुआ है, एक मतलब कछुआ प्रजाति का कछुआ है। लाल पांडा पाया जाता है, ये पाया जाता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, जहां पर 1500 से लेकर
4000 मीटर की ऊंचाई हो, वहां पर ये लाल पांडा पाया जाता है। ओलिव रिडले जो है ये उड़ीसा के समुद्री तट पर पाया जाता है। ओलिव रिडले के संरक्षण के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? उड़ीसा सरकार ने, क्योंकि उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। भितरकणिका अभयारण्य स्थित है, तो ये स्थित है कटक जिले में। कहां पे है? कटक जिले में। ओडिशा सरकार द्वारा वर्ष 1987 में कटक जिले में भितरकणिका अभयारण्य में किसके संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई? कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तरण में होते हैं? जलवायु और मौसम में होने वाले परिवर्तन जो है वो क्षोभ मंडल में होते हैं। और ये कहाँ पर है? 0 से लेकर 18 किलोमीटर में है वायुमंडल तक, ठीक है। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत है? ओजोन की परत जो है वो समताप मंडल में है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी जो है एक प्राकृतिक आपदा होती है और ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है पर्वतमाला। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आगन्य चट्टान, दूसरी होती है अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरित। आगन्य जो है वो लावे से बनती है, नाम से पता लग रहा है आग से बनी हुई। तो अवसादी जो होती है ये नदियों के अवसाद से बनती हैं, ठीक है। और रूपांतरित तो जो चेंज होते रहते हैं। ज्वालामुखी से निकले लावा का उदाहरण बताएं। आगन्य चट्टान जो है ज्वालामुखी से निकले लावे का उदाहरण है आगन्य चट्टान। अगला है कौन से सदाबहार पेड़ हैं? सदाबहार पेड़ों की बात करें तो देखिए ये है नीम, शहतूत, बबूल, ठीक है। देखिए कहाँ, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके भूमध्य रेखा जो है, यहाँ पर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है और 200 से लेकर 600 सेंटीमीटर तक जो है प्रतिवर्ष वर्षा होती है। तो यहीं पर ये जो सदाबहार पेड़ हैं पाए जाते हैं ज़्यादातर। फिर है भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। देखिए ये भारत का कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये अरब सागर वाला एरिया है, ये पश्चिम आपकी जो बंगाल की खाड़ी है वो वाला एरिया है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है यहाँ पर सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। फिर है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखिए आज इस प्रकार से 121 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 120 ही थे, एक तो प्रश्न हमारा रिपीट ही हो गया था, तो 120 प्रश्न आज हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। ये शेयर वाली आप है ना, आप शेयर करते नहीं हैं, प्लीज़ शेयर किया करें, एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ जी आप लोगों को पसंद आ रही है और हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो ये यूपी टेट, रीट, सी टेट वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, जो भी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।